हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है बेसल नॉर्म्स। और अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो उस हिसाब से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, हमारे पास कुल मिला के तीन बेसल नॉर्म है। एक बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2 और बेसल नॉर्म 3। अभी इनमें है क्या क्या बात, ये हम आगे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं बेसल नॉर्म के बारे में। तो असली में इसका नाम बेसल नॉर्म ही क्यों पड़ा और कुछ क्यों नहीं पड़ा, और इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हुआ क्या था। 17 मई 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ जिसका नाम था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो देखिए, होता क्या है, जैसे इंडिया में वेरियस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूको हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक। तो इनमें जब भी कोई सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट होता है या इनको मॉनिटर करना होता है कि ये ठीक फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, तो हमें एक हेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जिसका नाम क्या था, आरबीआई। ठीक है, इंडिया में है आरबीआई, जो इन सब बैंक्स को कंट्रोल करती है, इनको मॉनिटर करती है। वैसे ही हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। अब इन सेंट्रल बैंक्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, सेटलमेंट के लिए लेके इन सबको मॉनिटर करना हो, इन सबको सलाह देनी हो कि आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, बैंकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जिसको फाउंड किया हमने 1930 में, जिसका नाम दिया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये रहा हमारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब इसका हेडक्वार्टर है एक्चुअली में बैसल में। ठीक है, बैसल क्या है, एक सिटी है स्विट्जरलैंड की। तो इसलिए इन सब चीज बैसल से कनेक्टेड है ऐसे। फिर हुआ क्या था, देखो, जो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, इसमें क्या था कि 1974 में G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आपस में मिले। ठीक है, उन्होंने एक कमिटी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम क्या दिया, बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS। अब इस कमेटी ने हमें सजेस्ट किया कि हमारे को ऐसे कुछ नॉर्म्स निकालने चाहिए जो कि बैंक को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि वो बैंक कभी फेल ना हो, बैंक ना हो। तो वो जो नॉर्म्स निकले वो कहां से निकले, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से, जब वो बैसल में फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर बैसल में है। तो इसलिए पूरी चीजों का नाम क्या पड़ गया, बैसल नॉर्म्स। ठीक है, अब जो कमेटी हमने बनाई थी 1974 में, उस टाइम कितनी थी, G10 कंट्रीज थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी इतना मैटर नहीं करेगा आपको, और ना इतना पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो 10 कंट्री से शुरुआत हुई थी, फिर उसका एक्सपेंडिशन हुआ 2009 में, और फिर एक्सपेंडिशन हुआ 2014 में। अब टोटल कितनी कंट्रीज हो गई, टोटल हो गई है 45 कंट्रीज। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं हम कि हमें बेसल नॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे कि एक बैंक जो होता है ना, बैंक में दो चीजें होती है। एक होती है एसेट्स, एक होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही वो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो एसेट्स होते हैं ना बैंक के, वो होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जो एसेट्स होते हैं बैंक के, वो होते हैं बैंक का लोन। ठीक है, एक बैंक जो है वो लोन देता है वेरियस कस्टमर को। तो देखिए, कुछ कस्टमर अच्छे होते हैं, वो वापस पे कर देते हैं लोन। ठीक है, प्रॉपर लोन को चलाते हैं और पे कर देते हैं। पर कुछ कस्टमर जो होते हैं वो हमारे माल्या और नीरव मोदी जैसे भी होते हैं, जो पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो बैंक को वहां उस केस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, ऊपर से कुछ लोन्स जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे क्या हो जाते हैं, एनपीए। देखिए, जो एग्रीकल्चर वाले लोन्स होते हैं ना, वो ज्यादातर एनपीए हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो देखो, कभी बारिश नहीं हुई, कभी सूखा पड़ गया, कभी फसल खराब हो गई बारिश की वजह से। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो लोन जो ज्यादातर है वो एनपीए हो जाते हैं। एनपीए को हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी एनपीए का मतलब ये समझो, जो लोन खराब हो जाता है, जो टाइम पे पे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनकी किस्त टूट जाती है, जो हम सिंपल भाषा में बोले, जिस लोन की किस्त टूट जाती है उसको हम एनपीए में डालते हैं। ठीक है, एकदम से नहीं डलता, वो काफी डिफरेंट चीज है, उसको कभी डिस्कस करेंगे। तो जो लोन खराब हो जाते हैं वो एनपीओ में चले जाते हैं। तो जो बेसल नॉर्म्स है ना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि ऐसे केसेस में भी हमारे पास इतना पैसा रहे। ठीक है, इनफ पैसा रहे बैंक के पास, ताकि वो बैंक चलता रहे, इतना मनी हो बैंक के पास। तो इसलिए बेसल नॉर्म्स, ऐसे नॉर्म्स की जरूरत पड़ी जो हमारे को ऐसी सिचुएशन में भी बैंक को फेल होने से बचा ले। तो इसलिए इसको जरूरत पड़ी बेसल नॉर्म की। तो कुल मिलाकर हमारे पास तीन बेसल नॉर्म है। एक है बेसल नॉर्म 1, ये 1988 में बना था। ठीक है, इंडिया ने अपनाया 1999 में, 11 साल बाद। और बेसल नॉर्म 2 आया 2004 में, और इंडिया ने अपनाया 2009 में। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखो, जब बेसल नॉर्म 1 बना ना, जाहिर सी बात है उस टाइम बैंकिंग कुछ और जमाने की थी, तब इतना डिजिटलाइजेशन था नहीं। ठीक है, ओपन, मतलब इतनी ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी और ना इतना डिजिटल था। तो उस हिसाब से बेसल नॉर्म 1 बना था। ठीक है, फिर 16 साल बाद, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी काफी चेंज हुआ। ठीक है, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आए। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग भी आई।
तो इसलिए नॉर्म्स भी थोड़े हमें चेंज करने पड़े। तो बेसल 2 नॉर्म्स आए 2004 में, 16 साल बाद। पर ऐसा क्या हुआ कि 3 साल, 3 या कितने, देखो 6 साल बाद ही हमारे बेसल नॉर्म 3 आने पड़ गए। इतना क्या ड्रास्टिक चेंज हुआ कि देखो पहले बेसल नॉर्म 1 से 2 में आने में 16 साल लगे, पर 2 से 3 आने में सिर्फ 6 साल। इतना क्या चेंज आ गया। तो देखो हुआ क्या था 2008 में ना, हमारा हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस, सबको पता है वर्ल्ड वाइड। क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिका का टॉप बैंक लेमन ब्रदर्स बैंक जो है वो फेल कर गया था, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया था। तो बेसल नॉर्म्स कमेटी जो थी हमारी, उसने क्या सोचा कि इतने सारे नॉर्म्स बनाने के बाद भी अगर बैंक, इतना बड़ा बैंक फेल कर जा रहा है तो कुछ ना कुछ खमियां होंगी जरूर। तो इसलिए वो बेसल 3 नॉर्म्स के साथ आए 2010 में। देखो 2008 में बैंक फेल हो गया, 2 साल उन्होंने रिसर्च की और 2010 में बेसल नॉर्म 3 ले आए। पर देखो जो बेसल नॉर्म 3 है ना, इसकी डेडलाइन पहले 2019 मार्च थी, फिर पोस्टपोन की क्या कहते हैं 2020 तक, फिर कोरोना आ गया, फिर अभी तक एट प्रेजेंट ये पूरी तरह अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, बेसल 3 नॉर्म जो है वो पूरी तरह अप्लाई नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ ये आगे हम डिस्कस करते हैं। और बेसल नॉर्म 1 2 3 आपस अपने आप में क्या क्या बोलते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और बहुत जरूरी है जानना, वो है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो आपको पूरा का पूरा बेसल नॉर्म समझ आ जाएगा। पूरा बेसल नॉर्म जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर ही है, चाहे वो बेसल नॉर्म 1 हो, 2 हो या 3 हो, सारा का सारा डिपेंड करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे। ठीक है, तो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा रेशियो का मतलब क्या होता है। कोई भी टर्म जिसको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकें वो रेशियो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको हम एक नाम और से बोलते हैं, CRAR से भी बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, दोनों को मतलब सेम ही है। अब बात क्या है, देखो यहाँ पे CAR की बात हो रही है, तो मतलब क्या है, रेशियो का। तो यहाँ पे हमें ए बाई बी की फॉर्म में चाहिए दो चीजें। तो ए होता है हमारा कैपिटल, ठीक है, बी होता है हमारा रिस्क वेटेड एसिड्स। ठीक है, और जो CAR है वो होता है परसेंटेज में, तो इसको हम कर देंगे इंटू 100। रेशो को परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करना होता है, इंटू 100। ठीक है, तो अब हम समझते हैं RWA का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है। तो पहले समझते हैं हम RWA का मतलब। ठीक है, RWA हमारा रिस्क वेटेड एसिड्स। ठीक है, रिस्क वेटेड एसिड्स। अब जो बच्चे देखो पहले से लेक्चर देख रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे इसको मतलब क्या है इसका पूरे का, रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, एसेट्स का मतलब पता है आपको, लोन। रिस्क का भी मतलब पता है, देखो लोन दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क तो है ही, कि वो लोन वापस आएगा कि नहीं आएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, NPA तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क तो है ही। तो वेटेड का मतलब क्या हुआ, देखो बैंक वेरियस टाइप्स के लोन देता है, गोल्ड लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, कार लोन। ठीक है, बहुत सारे लोन्स देता है बैंक। तो हर लोन का ना अपना अपना रिस्क होता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ रिस्क आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये RBI की वेबसाइट से निकाले थे मैंने। जैसे बैंक जो है वो RBI को भी पैसा देता है, ठीक है, उसमें रिस्क कितना होता है, 0%। और जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है, उसमें रिस्क कितना होगा, 20%। फिर जैसे हम गोल्ड लोन करते हैं, उसमें रिस्क कितना होगा, 50% का। फिर जैसे हम हाउस लोन करते हैं, देखो हाउस लोन बड़ा अच्छा है, इसमें समझने वाली बात, हाउस लोन में ना दो टाइप के रिस्क होते हैं, और वो रिस्क डिपेंड किस पे करते हैं, LTV पे। LTV का मतलब क्या है, लोन टू वैल्यू। मतलब जैसे आपने हाउस लोन का एस्टिमेशन लगाया कि भाई 10 लाख का हाउस बनेगा, ठीक है, उस पर आप लोन कितना दोगे, अगर आपने लोन दिया है, लोन जो है वो आपका है लेस देन इक्वल्स टू 80%, ठीक है, तो रिस्क होगा 35% का। वहीं अगर आपका लोन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 90% और ग्रेटर देन 80% है, तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 50% का। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्रेडिट कार्ड में, इसमें 125% का रिस्क होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये परसेंटेज तो मैंने लिख दी, इसका मतलब क्या है, समझो जैसे कि आपने गोल्ड लोन दिया 100 रुपए का, ठीक है, तो इसका 50% रिस्क मतलब 50 रुपए जो है ना, वो रिस्क है कि वो वापस नहीं आएंगे। समझे मतलब, जैसे कि मैंने एक बैंक को कर्जा दिया 100 रुपए का, तो मतलब मेरे को ये मान के चलना पड़ेगा कि 20 रुपए इसमें से वापस नहीं आने वाले, 80 रुपए आ जाएंगे, 20 नहीं आएंगे। तो ये मेरा जो 20 रुपए है ना, ये है मेरा रिस्क वेटेड एसिड्स। ठीक है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, इन सबकी वैल्यूज जाएंगी डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपए दिए किसी को, ठीक है, तो ये काउंट कितने होंगे, 125 रुपए का रिस्क काउंट हो गया कि मेरे 125 रुपए, क्यों, क्योंकि उस पर ब्याज भी लगेगा आपका। ठीक है, तो मैं 125 रुपए काउंट करता हूँ कि वो वापस नहीं आने वाले। तो जैसे ये जो ये हमारी वैल्यू होती है ना, एक्चुअल वैल्यू ये होती है,
इन सब का एडिशन करते हैं हम, जितने भी लोन दिए हैं उनमें फिर इन सब का एडिशन करते हैं परसेंटेज के बाद, और वो आता है हमारा डिनोमिनेटर में। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। तो देखिए जो कैपिटल है ना वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी टायर 1 और एक होती है हमारी टायर 2 कैपिटल, ठीक है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है, पर मैं बैंकिंग के हिसाब से आपको समझा रहा हूं तो ये सिंपल भाषा में समझाऊंगा। देखो टायर 1 कैपिटल वो जो बैंक की अपनी है, अपनी कैपिटल, प्लस जो इजीली अवेलेबल है बैंक के पास, जो फॉरन अवेलेबल होगी बैंक को, मतलब अभी पैसा चाहिए तो अभी मिल जाएगी, ठीक है। और टायर 2 कैपिटल क्या है, जो बैंक के पास इजीली अवेलेबल नहीं है और साथ में लाइबिलिटीज, जो बैंक की लाइबिलिटीज है वो वाली कैपिटल टायर 2 कैपिटल में आती है। तो ठीक है, टायर 1 कैपिटल में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे आपकी आ जाएगी कोर कैपिटल। कोर कैपिटल मतलब जैसे कि समझ लो मैंने बैंक अभी स्टार्ट करना, कोई बैंक, ठीक है, मैंने एक बैंक खोलना है अपने नाम का, तो मेरे को पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, 50-100 करोड़ रुपए अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर बोल रहा हूँ, पैसे ज्यादा चाहिए होता है बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। वो आरबीआई का रूल्स है कि आपको इतनी कोर कैपिटल लगानी पड़ेगी तब आपका बनेगा, वो कभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जैसे मैंने बैंक खोलना है तो मेरे को पहले जेब से, अपनी जेब से 50-100 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, ठीक है, फिर पब्लिसिटी भी करनी है, फिर मेरे को अपने एम्प्लॉयज भी रखने हैं, उनको सैलरीज भी देनी है, ठीक है। पहले तो खुद से जेब से देनी पड़ेगा, प्रॉफिट तो आएगा नहीं। तो वो होता है हमारा क्या, कोर कैपिटल, ठीक है। हर बैंक की अपनी कोर कैपिटल होती है। दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे, जो आपका रिटर्न आया एसेट्स पे, जो आपने लोन दिया उस पर जो रिटर्न आता है, ठीक है, और साल में टर्नओवर जो होता है बैंक का उसका प्रॉफिट, ठीक है, वो प्रॉफिट हो गया आपका। और तीसरा हो गया आपका एसएलआर, ठीक है। ये होती है हमारी टायर 1 कैपिटल्स, होती बहुत सारी हैं और ये बहुत वास्ट है, तो इंटरव्यू के हिसाब से और मेंस के हिसाब से आप इतना पढ़ लीजिए, काफी है आपका, ठीक है, जो आपको इजीली अवेलेबल है, तो ये हमारी इजीली अवेलेबल होती है। फिर टायर 2 कैपिटल क्या है, लाइबिलिटीज और जो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, बैंक की डिपॉजिट्स, जो बैंक के पास डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट रख लो या डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। फिर बैंक जो है वो इन्वेस्ट भी करता है मार्केट में, ठीक है। तो वो कैपिटल देखो आपको एकदम से मिलेगी नहीं, क्यों, कभी मार्केट गिर रहा होगा तब आप पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। तो मार्केट, जो मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए वो लायबिलिटी वाले टायर 2 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और जैसे आपका सीआरआर हो गया, ये आरबीआई के पास रहता है, ये भी इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सीआरआर हो गया, ये सब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारी टायर 2 कैपिटल होती है। अब होता क्या है, देखो होता ये है कि जब हमें सी ए आर जो है ना उसमें क्या आएगा, कैपिटल आ जाएगी पूरी की पूरी टायर 1 प्लस टायर 2 अपॉन रिस्क वेटेड एसिड्स, ये जो हमने निकाले इनटू 100। तो ये होता है हमारा टोटल, क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। और ये हमारा बेसल नॉर्म 1 भी है। आगे देखते हैं हम। देखो बेसल नॉर्म 1 जो है ना वो हमारा बात करता है सिर्फ क्रेडिट रिस्क के बारे में, जो क्रेडिट के ऊपर रिस्क है ना उसके बारे में बात करता है सिर्फ और सिर्फ। और ये कहता है जो हमारे को सी ए आर है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो हमें 8% मेंटेन करके रखनी है। सी ए आर, ठीक है, था क्या हमारा, कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, इसको कितना मेंटेन करना है, 8%। पर आरबीआई क्या कहता है, हमें जो सी ए आर है ना वो 9% मेंटेन करना है। देखो अब इससे फायदा क्या होगा, देखो सी ए आर हमें 9% मेंटेन करना है। अब देखो अगर हमें सी ए आर की वैल्यू बढ़ानी है यहाँ पे, ये देखो मैथ्स के कंसेप्ट है, थोड़ा समझना, ठीक है। अगर हमें सी ए आर की वैल्यू बढ़ानी है तो हम दो केसेस से बढ़ा सकते हैं। सी ए आर की वैल्यू हम दो केसेस से बढ़ा सकते हैं, या तो हम जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दें, ठीक है, या तो हम जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दें, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो सी ए आर अपने आप बढ़ जाएगा, या हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो सी ए आर बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, देखो आपको पता है फायदा क्या है सी ए आर का, जिस बैंक का सी ए आर जितना ज्यादा होगा, देखो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, सी ए आर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, ठीक है। जिस बैंक का सी ए आर जितना ज्यादा वो बैंक उतना ज्यादा स्टेबल, जिस बैंक का सी ए आर जितना कम वो बैंक उतना ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है। तो बेसल नॉर्म ने हमें सजेस्ट किया कि 8% रखना चाहिए, पर आरबीआई क्या कहता है, सी ए आर 9% रखना चाहिए, ठीक है, 1% ज्यादा, ताकि हमारे बैंक और ज्यादा स्टेबल हो। साथ ही साथ आरबीआई क्या कहता है, जो स्मॉल पेमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और जो पेमेंट बैंक्स हैं इनको कितना रखना है, सी ए आर 15%। इनके लिए कंडीशन है कि वो आप 15% रखो, क्योंकि देखो ये स्मॉल स्केल पे है और इनका फेल होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनको सी ए आर मेंटेन करने के लिए कितना बोला है, 15%, ठीक है।
तो ये था हमारा बेसल नॉर्म 1। अब बात करते हैं बेसल नॉर्म 2 की। ठीक है, तो देखो बेसल नॉर्म 2 में पहला क्या, तीन पिलर्स के ऊपर होता है। तो पहला पिलर क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये हमने डिटेल में समझ लिया और मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। तो हम सीधा चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, वो है हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू। अब देखो ये होता क्या है, सुपरवाइजरी रिव्यू है हमारा। देखो पहले जो बेसल नॉर्म 1 था उसमें किसकी बात हो रही थी, सिर्फ क्रेडिट की, एक ही रिस्क की बात हो रही थी, वो था क्रेडिट। पर सुपरवाइजरी बेसल नॉर्म 2 में क्या हुआ कि हमने दो रिस्क और जोड़ दिए। कौन सा, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो टोटल अब तीन रिस्क हो गए। बेसल नॉर्म 1 में क्या था, सिर्फ क्रेडिट रिस्क था। अब दो रिस्क और आ गए, मार्केट और ऑपरेशनल। ठीक है, और साथ में सुपरवाइजरी रिव्यू में ये चीज बोली गई कि आपको ना बैंक को सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि वो सीआर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कि वो रिस्क के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, कि बैंक का रिस्क कम हो। ठीक है, उस पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं। तो आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने एक नॉर्म बनाया जिसका नाम था कैमल्स। ठीक है, ये रहा कैमल्स। ये फुल फॉर्म है आपकी, सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट्स क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी, ई फॉर अर्निंग। अर्निंग किस पे, एसेट्स पे, जो आपने लोन्स दिए उन पर अर्निंग कितनी हो रही है। एल फॉर लिक्विडिटी, ये भी मैंने मॉनिटरी पॉलिसी में पढ़ाया है, एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये भी नहीं पता तो। और एस फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। ठीक है, जैसे हम बैंक जो है वो मार्केट में भी पैसा लगाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। फिर वो मार्केट फ्लक्चुएट करता है, उस हिसाब से आपको देखो जब जरूरत होगी, मार्केट गिरा होगा तो आप पैसे निकाल नहीं पाओगे। तो वो सब चीजों पर फोकस करता था ये कैमल्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आरबीआई ने इस कैमल्स को ना अभी रिप्लेस कर दिया इन रोड से। इन रोड से, इन रोड्स का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंडियन रिस्क ओरिएंटेड एंड, ये ए एन डी वाला। ठीक है, ए से ए एन डी एंड डायनेमिक सिस्टम। अभी देखो इन रोड से रिप्लेस क्यों किया, जो कैमल्स था ना ये भी हमारी मतलब एक तरीके से चार्ट पे लिख दिया और इसको फॉलो करो। पर जो हमारी बैंकिंग है ना वो काफी डायनेमिकली चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें डायनेमिक्स चेंज के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये वही घिसे पिटे पुराने तरीके लिखे हुए थे और इनको फॉलो करो और इसके हिसाब से मिलाओ कि आप बैंक्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं। पर जो डायनेमिक्स चेंजेस आ रहे थे उसके लिए कुछ था ही नहीं। तो ये इन्होंने क्या किया, जो कैमल्स को है ना इसको रिप्लेस कर दिया इन रोड्स से। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी डायनेमिक चेंज होगा जल्दी जल्दी इंक्लूड करेंगे और उसके हिसाब से बैंक को फिर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू। लास्ट है हमारा मार्केट रिव्यू। देखो मार्केट रिव्यू में क्या था कि बैसल नॉर्म चाहता है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं और जो आम पब्लिक है इनको भी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपका बैंक में रिस्क कितना है। ठीक है, कितने आप पे वो है, बैड लोन्स कितने हैं आपके, एनपीए कितने हो रहे हैं, फिर साथ में आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। ठीक है, तो ये सबको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। तो ये बैसल नॉर्म 3 ने डिस्क्लोज किया कि आपको मार्केट डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, कि आपको सबको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपने पास ही नहीं रखनी, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। देखो अगर जनता में बात फैलेगी तो बैंक पे ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर मैं गलत काम करके चुपचाप बैठा रहूंगा मेरे पे उतना दबाव नहीं पड़ेगा, पर 10 लोगों को पता होगा कि मैंने गलत काम किया है तो वो मेरे को टॉर्चर करेंगे, मेरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, जिससे मेरे को और दबाव पड़ेगा और फिर मैं आगे से वो गलत काम करने की सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, तो वो वाला एक कंसेप्ट है यहाँ पे। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बैसल नॉर्म 3 के बारे में। तो देखिए ये जो चार्ट है ना ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको समझाने के लिए मैं सिंपल सी भाषा बोलता हूँ। जैसे हमने टायर 1 कैपिटल के बारे में पढ़ा, तो बैसल नॉर्म 3 जो है ना वो कहता है कि टायर 1 जो कैपिटल है ना आपको वो आपने रखनी है मिनिमम 7%। ठीक है, किसका, आरडब्ल्यूए का, रिस्क वेटेड एसेट्स का मिनिमम 7% आपने टायर 1 कैपिटल रखनी है। फिर साथ में आपने एक टायर 2 कैपिटल रखनी है, वो कितनी रखनी है, मिनिमम 2%। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है बैसल नॉर्म्स ने कि आपने एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी है, वो क्या है, कैपिटल, ये लिखा हुआ है आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, मतलब कि टायर 1 कैपिटल टायर 2 कैपिटल के अलावा आपने कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी मेंटेन करना है, एक फंड अलग से। वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.5% ऑफ आरडब्ल्यूए, ये होना ही चाहिए। जिससे क्या हो गया आपका, देखो ना, जिससे ये हो गया कि जो टोटल कैपिटल है ना आपकी, टोटल कैपिटल अब कितना हो गया, पहले था T1 प्लस T2, अब कितना हो गया T1 प्लस T2 प्लस CCB, ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 11.5। अब देखो हमारा जो CAR था वो क्या था, CAR था हमारा कैपिटल अपॉन RWA। अब देखो जो न्यूमरेटर की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ना, क्यों, क्योंकि हमने अब CCB भी ऐड कर दिया जिसका कितना परसेंटेज है, 2.5% ऑफ RWA। तो मतलब इससे CAR खुद पे खुद इंक्रीज हो गया।
और आपको पता है जैसे CAR इंक्रीज होगा वैसे ही हमारा जो स्टेबिलिटी है बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, बेसल 3 नॉर्म्स अभी तक अप्लाई क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि देखो ना जो ये 2.5% है ना CAR 2.5%, इसको मेंटेन करने में खर्चा बहुत है। मतलब कि ये एक बात हो रही है लाखों करोड़ों की भी नहीं, लैक्स ऑफ करोड़ की, मतलब कि 50-60 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है इतनी, ठीक है। ये 2.5% देखने में छोटा सा लग रहा है पर वैल्यू बहुत ज्यादा है अपने आप में, ठीक है। 50-60 लाख तो मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया, पर लैक्स ऑफ करोड़ की बात डेफिनेटली है ये अपने आप में, ठीक है। तो इतना पैसा मेंटेन करना है, ठीक है, वहां दिक्कत आ रही है। तो हम बेसिक 3 नॉर्म्स मेंटेन नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में पूरी तरह, क्योंकि ये 2.5% बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब देखो इतनी वैल्यू अगर बैंक को मेंटेन करनी है ना, तो जाहिर सी बात है जो हमारा मार्केट है ना उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसमें पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2.5% मेंटेन करना, लैक्स ऑफ करोड़ मेंटेन कैसे कर सकता है बैंक? बैंक तभी कर सकता है जो मार्केट में पैसा है उसको खींच ले अपने पास। वो कैसे खींचेगा? वो लोन बढ़ा के ही खींच पाएगा, ठीक है। वो लोन के रेट्स इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, लोगों को लोन मिल नहीं पाएगा। जिससे लोगों को लोन मिल नहीं पाएगा तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं होगा। अब देखो मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं हो तो जाहिर सी बात है डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और सप्लाई उतनी की उतनी है तो प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। पर उससे घाटा क्या होगा, अगर डिमांड ही नहीं है तो आपको कुछ चीज मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बंद कर दी तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इंडिया में। तो ये कुल मिला के 2.5% मेंटेन करने में जान अटकी हुई है बैंक्स की, ठीक है। इसलिए हमारा बेसल 3 नॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।